रणविजय के कोर्ट जाने के बाद सीमा ने बचा हुआ नाश्ता खुद खा लिया और किचन के साथ सफाई करके अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने चली गई। उसने अपनी सास के लिए दोपहर का खाना भी नहीं बनाया था। उन्हें कुछ बताए बगैर वो चुपचाप चली गई। पूरे घर में सन्नाटा देखकर सुखदा समझ गई कि सीमा घर पर नहीं है। उसने रसोई में जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। उसे जोरों की भूख लगी थी। वो तो भला था कि रणविजय कोर्ट जाने से पहले माँ के साथ बैठकर उन्हें भी नाश्ता करवा दिया था और खुद भी नाश्ता कर लिया करता था। एक वक्त था जब सुखदा फटाफट घर के सारे काम कर लिया करती थी, लेकिन ये उम्र में जाकर उसके हाथ पांव शीतल हो गए थे। उस पर भी बहू की रसोई में उसे इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं बहू नाराज ना हो जाए। यही सब सोचते हुए उसने अपने लिए प्रेशर कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। शायद आज का दिन ही बुरा था। आज अचानक से रणविजय की तबीयत खराब हो गई। वो कोर्ट जाने के कुछ घंटे बाद ही वापस घर लौट आया। उसने देखा सीमा घर पर नहीं थी और उसकी माँ किसी तरह खिचड़ी बना रही थी। तुम रसोई में क्या कर रही हो माँ, और सीमा कहाँ है? अपने बेटे की बात सुनकर सुखदा बुरी तरह घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। और ये क्या, सीमा ने मेरे जाने के बाद खाना भी नहीं बनाया? रणविजय ने किचन में इधर उधर देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, अचानक से उसकी किसी सहेली की तबीयत खराब हो गई है, उसे ही देखने गई है। हमने उसे फ़ोन पर बातें करते सुना था। सुखदा ने सीमा को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, जो भी हो, लेकिन ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि उसने आपके लिए खाना भी नहीं बनाया? इतना कहकर उसने सीमा को कॉल लगा दिया। रिंग जा रही थी, लेकिन सीमा ने फ़ोन नहीं उठाया। उसे क्यों परेशान कर रहे हो बेटा? मैंने खिचड़ी बनाई है ना, हम दोनों माँ बेटे खा लेते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप खाना खा लिया, लेकिन उसे ये बात बहुत बुरी लग रही थी। सीमा जैसे ही घर पहुंची तो रणविजय को घर पर देखकर उसे हैरानी हुई। सीमा बोली, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं घर जल्दी आ गया। भूख लगने पर किचन में जाकर देखा तो खाने को कुछ भी नहीं था। आज तुमने खाना नहीं बनाया क्या? रणविजय ने अपने गुस्से को दबाते हुए बड़ी शालीनता के साथ पूछा। मुझे अचानक जाना पड़ गया, इसलिए चली गई। इतना कहते हुए सीमा ने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि आज उसकी चोरी पकड़ी गई थी। तुम्हारे जाने पर मुझे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन क्या तुमने एक बार भी ये सोचा कि माँ दोपहर में क्या खाएगी? अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो वो खाना बनाकर खा सकती है। भगवान ने उन्हें भी हाथ पैर दिए हैं। अगर एक दिन खाना बनाकर खा लेती तो कोई आफत नहीं आ जाती। रणविजय की बात सुनकर सीमा ने बुरी तरह चिढ़कर कहा। सुखदा मन ही मन डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, लेकिन यहाँ रणविजय ने समझदारी से काम लेते हुए सीमा से कुछ नहीं कहा। परंतु उसे ये बात समझ में आ गई थी कि दूसरी बहू की तरह सीमा भी उसकी माँ से खुश नहीं है। उस दिन के बाद वो अक्सर वक्त बेवक्त घर आ जाया करता था, ताकि उसे घर के हालात मालूम हो सके। बेटे की अनुपस्थिति में सुखदा भी धीरे धीरे घर के सारे काम कर लेती थी। सीमा ने अब जानबूझकर ये सब अनदेखा करना शुरू कर दिया था। अपने बेटे के सुख शांति के लिए सुखदा कलेजे पर पत्थर रखकर सब कुछ झेल रही थी। उसे अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। दूसरी तरफ हरीश रोज़ अपनी माँ से बात किया करता। उसे अपनी माँ से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो कभी अपनी माँ से अलग नहीं हुआ था। उसका बस चलता तो वो इसी वक्त जाकर अपनी मम्मी को अपने पास ले आता, लेकिन अपनी पत्नी रिधि के व्यवहार को देखते हुए उसकी हिम्मत नहीं होती थी। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी माँ का अपमान करे। दूसरी तरफ रिधि का अभी भी वही रवैया था। उसने हरीश को बिल्कुल ही अनदेखा करना शुरू कर दिया था और कोई रास्ता नहीं देखकर हरीश ने सोचा कि क्यों ना अब रिधि के पिता चंद्रनाथ जी से इस बारे में बात की जाए। यही सोचकर उन्हें फ़ोन करके उन्हें सारी बात बता दी। चंद्रनाथ जी ने जब ये सारी बात सुनी तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी आशा नहीं थी। स्वर्गीय जगनारायण जी और सुखदा से उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। पूरी बात सुनकर सुबह अगले दिन ही अपनी बेटी के घर के लिए रवाना हो गए। अरे पापा, आप अचानक से कैसे आ गए? आपने फ़ोन भी नहीं किया। इतना कहते हुए रिधि अपने पापा से लिपट गई। चंद्रनाथ जी ने भी अनजान बनते हुए सभी घर वालों के बारे में पूछा। और बेटे, भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो?
अपने पापा की बात सुनकर वो सकपका गई। अगले ही पल उसने नॉर्मल होते हुए कहा, वो मुंबई में रणविजय भैया के पास में है। कमाल है, इतने महीने से वो यहाँ पर आई नहीं है। मैं तो उनसे ही मिलने के लिए आया था। हरीश, ज़रा फ़ोन लगाओ भाभी जी को, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर हरीश ने झट से अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। सुगदा ने जैसी दूसरी तरफ से चंद्रनाथ जी की आवाज़ सुनी तो वो सचेत हो गई। उसने सोचा कि कहीं उसके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए जिसकी वजह से हरीश की ज़िंदगी में कोई नया तूफान खड़ा हो जाए। कमाल है भाभी जी, इतने महीने से आप घर छोड़कर बाहर घूम रही है। क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? मैं तो आपसे ही मिलने आया था। बहुत हो गया घूमना फिरना, अब वापस अपने घर आ जाइए। चंद्रनाथ जी ने हंसते हुए सुगदा से कहा तो उसकी रुलाई छूट गई। उसका रोना सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बात बिगाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ और हरीश आपको लेने के लिए आ रहा है। भाभी जी अपनी पैकिंग कर लीजिए। अभी उन्होंने फ़ोन रखा ही था कि रिद्धि ने गुस्से से कहा, पापा आप उन्हें लेने नहीं जाएंगे, मैं उन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। रिद्धि, ज़बान संभाल कर बात करो, ये घर भाभी जी का है, जिसे उन्होंने और भाई साहब ने अपने खून पसीने से एक करके बनाया है। चंद्रनाथ जी ने गरजते हुए कहा, माय फुट, एक तो आपने हरीश जैसे लड़के के साथ मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब आप उस बुढ़िया को यहाँ लाकर मेरे सीने पर मूंग दलाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। रिद्धि ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। उस जोरदार थप्पड़ की वजह से उसका पूरा दिमाग हिल गया था। वो आंखें फाड़कर अपने पिता को देख रही थी, जिन्होंने आज तक उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। आज उन्होंने सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया था। दूसरी ओर चंद्रनाथ जी बेटी को थप्पड़ मारने के बाद अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बड़े हताश होते हुए उन्होंने अपनी बेटी को देखा और कहा, आज मुझे अपने आप पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तुमने अपनी माँ समान सास के लिए ऐसी बात कही। रिद्धि की आंखों में आंसू बह रहे थे, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। चंद्रनाथ जी ने एक बार फिर से रिद्धि को गहरी नज़रों से देखा और उसे चेतावनी देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, भाभी जी अब इस घर में रहेंगे। अगर तुमने उसका अपमान किया तो समझ लेना कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारे लिए मर गए। इतना कहने के बाद उन्होंने हरीश की ओर देखा और आदेश दिया, हरीश तुम इसी वक्त फ्लाइट की टिकट बुक करो और भाभी जी को यहाँ लेकर आओ। उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। उनकी बात सुनकर हरीश को बहुत खुशी हुई। उसके दिल में अपने ससुर के लिए और भी ज़्यादा श्रद्धा हो गई। रिद्धि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसके पापा अपने असूलों के पक्के हैं। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर सच में उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ लिए तो वो क्या करेगी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जाकर दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। दूसरी ओर हरीश ने तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाया। सौभाग्य से उसे टिकट भी मिल गया। फ्लाइट में बैठा हरीश का मन भी तेज गति से उड़कर अपनी माँ के पास पहुँच गया था, मुंबई। हरीश जब मुंबई पहुँचा तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसकी माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही है। जैसे ही वो अचानक से उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो सुगदा हैरान रह गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा हरीश उनके सामने खड़ा है। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी, मैं हरीश हूँ, तुम्हारा बेटा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम इसी वक्त मेरे साथ अपने घर चलो। उसकी बात सुनकर सुगदा ने अपना मुंह फेर लिया। उसे रिद्धि की सारी बात याद आ गई। वो नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से वो अपने बेटे के जीवन में कलह उत्पन्न करे। उसने बातों को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। अरे माँ, आप क्यों बनाएगी खाना? सीमा भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो किसी काम से बाहर गई है बेटा। मैं घर में खाली बैठी थी तो सोचा कुछ बना लेती हूँ, सुगदा ने असलियत को छुपाते हुए कहा। घर के हालात देखकर हरीश भी अब सब कुछ समझने लगा था। अपनी माँ की हालत और घर की व्यवस्था देखकर वो समझ गया था कि सीमा भाभी भी मम्मी को बोझी समझ रही है। वो अपने साथ वापसी की टिकट भी करके लाया था, इसलिए उसने अपनी मम्मी को तैयार होने को कह दिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से आप अपना सामान पैक कीजिए, मैं रिटर्न टिकट लेकर आया हूँ, हम इसी वक्त अपने घर के लिए जाएंगे।
हरीश की बात सुनकर सुगदा परेशान हो गई। उसने सोचा कि इस तरह रणविजय को बताए बिना जाना ठीक नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से चले जाने से उन दोनों पति पत्नी के बीच कोई नया विवाद खड़ा हो जाए। इतनी भी क्या जल्दी है हरीश, रणविजय और सीमा को आ जाने दो। उनकी गैर मौजूदगी में इस तरह कैसे जा सकते हैं। हरीश बोला, तुम अपना सामान बांधो, मैं रणविजय भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि वो जल्दी से घर आ जाए। तो वहाँ पर चंद्रनाथ अंकल जी भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जल्दी करो मम्मी, तुम्हारे बगैर पूरा घर उदास है। उसका प्रेम और उतावलापन देखकर सुगदा की आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल को ये सोचकर बहुत तसल्ली हुई कि अभी भी उनके बेटे उसे चाहते हैं। उधर हरीश ने रणविजय को फ़ोन लगा दिया था। हेलो भैया, कहाँ हैं आप? मैं हरीश बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं आपके घर पर हूँ। मैं मम्मी को वापस अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अगर आप जल्दी आ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं रिटर्न टिकट साथ लेकर आया हूँ। हरीश की बात सुनकर रणविजय हैरान रह गया। उसने सोचा ज़रूर कुछ बात हुई है, इसलिए हरीश मम्मी को लेने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है। यही सोचकर उसने अपना काम बंद किया और तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। रणविजय जब घर पहुंचा तो उसने देखा सीमा घर पर नहीं थी। अपने छोटे भाई हरीश को गले लगाते हुए रणविजय ने कहा, क्या बात है हरीश, तुम इस तरह अचानक से कैसे आ गए? इतना कहते हुए उसने सीमा को आवाज़ दी। सीमा, कहाँ हो भाई? तुमने हरीश को चाय नाश्ता करवाया या नहीं? भाभी को आवाज़ देकर कोई फ़ायदा नहीं है भैया, वो घर पर नहीं है। मम्मी ने बताया वो किसी काम से बाहर गई है। उसकी बात सुनकर रणविजय समझ गया कि हमेशा की तरह सीमा बगैर बताए गायब है। आज उसे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत सीमा को कॉल किया। तुम कहाँ हो सीमा? जल्दी घर आ जाओ, हरीश आया है। हरीश आया है तो मैं क्या करूं? तुम हो, तुम्हारी मम्मी है। अपने परिवार वालों से गले मिलो, बातें करो, मेरी क्या ज़रूरत है? सीमा ने बड़ी उपेक्षा के साथ कहा। उसकी बात सुनकर रणविजय का खून खोल गया, लेकिन उसने अपना क्रोध मन ही मन में दबाते हुए बड़ी शांति के साथ सीमा से कहा, हरीश मम्मी को अपने साथ लेकर जाने के लिए आया है। अगर तुम में ज़रा सी भी शराफत बाकी है तो अपने रिश्ते का ना सही मेरा लिहाज करके जल्द से जल्द घर वापस लौटो। रणविजय की आवाज़ की शक्ति पल भर के लिए सीमा को इस बात का एहसास दिला गई कि अगर इस वक्त उसने अपने पति की बात नहीं मानी तो शायद उन दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं। इसलिए वो दोस्तों की महफिल को छोड़कर वापस घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचते ही उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लेते हुए कहा, अरे वाह देवर जी, ऐसी क्या बात हो गई कि आप अचानक से आ गए? रिधि साथ नहीं आई? नहीं भाभी, मैं मम्मी को साथ लेने के लिए आया हूँ। न जाने कितने महीने हो गए थे मुझे उन्हें देखे हुए। अब मैं एक पल के लिए भी इन्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। हरीश की बात सुनकर सीमा के दिल को बहुत तसल्ली हुई। उसके सिर का बोझ मानो उतर गया था। इस बार उसने दिल से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप उनके लाडले बेटे जो है। इतना कहने के बाद वो सुगदा की ओर मुड़ी और बोली, फिर देर किस बात की मम्मी जी, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लीजिए। सुगदा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपने कपड़े समेटने लगी। अपनी सास के वापस जाने की खुशी में सीमा ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और बड़े प्यार से सबको खिलाया। हरीश रात की फ्लाइट से अपनी माँ को साथ लेकर लौट गया। रणविजय ने बड़े बुझे बुझे मन से सब कुछ देखते हुए उन्हें विदा किया। सबके जाने के बाद सीमा अपने आप को बहुत हल्का हल्का महसूस कर रही थी। रसोई में काम करते हुए उसका गुनगुनाना सुनकर रणविजय ने बड़े नफरत भरे अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि सिर्फ गीत गुनगुनाने से तुम्हारी खुशी नहीं पूरी होगी, थोड़ा सा डांस भी कर लो, आखिर तुम्हारे सिर का बोझ जो उतर गया है। अपने पति की बात सुनकर बर्तन धोते हुए सीमा के हाथ रुक गए। तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो मानो मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ से जाने को कहा है। उनका बेटा लेने आया था तो वो चली गई, इसमें तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? सीमा ने अपनी आंखें तरेरते हुए रणविजय से कहा, तो और क्या करती वो बेचारी, तुमने हालात ही ऐसे कर दिए थे कि उन्हें यहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा। पता नहीं क्यों तुम औरतों को अपनी माँ तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन पति की माँ दुश्मन नज़र आती है। आखिर ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं करती तुम लोग कि जिस माँ ने अपने बच्चों के पीछे अपना सारा जीवन लगा दिया है, क्या बुढ़ापे में उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है?
इतना कहते कहते रणविजय की आवाज़ तेज हो गई थी। उसकी बात सुनकर सीमा का दिमाग घूम चुका था। उसने जोर से बर्तनों को ज़मीन पर पटका और बोली, क्यों, क्या तुम ही उनके इकलौते बेटे हो? अरे उनके साथ साथ बेटे हैं, सभी बारी बारी से रखे, मैंने क्या अकेले का ठेका ले रखा है? सीमा की बात सुनकर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। घबराओ मत, ये कलयुग है, अपना किया सामने ही आ जाता है। कल को जब यही बात अपनी भाभी के मुंह से अपनी माँ के लिए सुनने को मिलेगी, तब शायद तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा। इतना कहकर रणविजय तेजी से घर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सीमा ने बुरा सा मुंह बनाया और बाकी के काम करने लगी। एक लंबे अरसे के बाद जब सुगदा अपने घर पहुंची तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुर्दा शरीर में प्राण आ गए हो। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और घर की दहलीज को प्रणाम करके अंदर प्रवेश किया। हरीश अपने माँ की मन की व्यथा समझ रहा था, इसलिए उसने उनका हाथ पकड़ा और अंदर लेकर आया। सुगदा अपने पूरे घर को निहार रही थी। चंद्रनाथ जी ने जब उन्हें आया देखा तो वो खुशी से उठकर आगे बढ़े और उनका स्वागत किया। आइए भाभी जी, आपका ये घर आपके बिना अधूरा था। आपके कदम पड़ते ही इस घर में जान आ गई है। उसकी बात सुनकर सुगदा ने बगैर कुछ कहे हाथ जोड़ दिए, क्योंकि गला तो उसका पहले ही रूंझ चुका था। अपनी मालकिन को आया देखकर राधे श्याम, जमुना और रामशरण सभी बहुत खुश हुए। तुरंत उन्होंने अपनी मालकिन की पसंद की अदरक वाली कड़क चाय बनाई और नाश्ते के साथ लेकर उनके पास पहुंच गए। बहुत अच्छा हुआ अम्मा जी आप लौट आई, आपके बिना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था। जमुना ने सुगदा के पैरों के पास बैठते हुए कहा। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। सभी लोग खाना खा चुके थे, लेकिन रिधि का अभी भी कोई अता पता नहीं था। चंद्रनाथ जी भी उसे कई बार कॉल कर चुके थे, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ अभी भी पार्टी में व्यस्त थी। रात के 12 बजने वाले थे। सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी रिधि हमेशा की तरह कंधे पर बैग टांगे हुए और गीत गुनगुनाते हुए अंदर आई। हेलो पापा, आप अभी तक सोए नहीं और आपको इतना फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा तो था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, उसने बड़ी बेपरवाही से कहा। तभी उसकी नज़र सुगदा पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक नज़र उन पर डाली और अपने पापा की ओर देखकर बोली, मैंने आपसे कहा था ना पापा कि अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं एक पल के लिए भी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिधि, चंद्रनाथ जी गुस्से से चिल्लाई, तुम शायद इस बात को भूल रही हो कि जिसे तुम मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी कह रही हो, उसे जग नारायण भाई साहब, भाभी ने मिलकर बनाया है। सिर्फ तुम लोगों के नाम कर देने से ये तुम्हारी नहीं हो जाती है। सचमुच तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी हो रही है। चंद्रनाथ जी ने अपनी बेटी को देखकर बड़े दुख भरे अंदाज में कहा। कल तक उनकी प्रॉपर्टी थी, अब ये मेरे नाम है, इसलिए मेरी हुई। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तो ये अपने विलायती बेटे बहू को देकर आ गई है। अपनी बेटी की बात सुनकर चंद्रनाथ जी मुस्कुराए और बोले, अगर सबको इसी बात की नाराज़गी है कि सुगदा भाभी ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने विलायती बेटे बहू को दे दी है, या फिर ये कहे कि इससे धोखे से ले ली गई है, तो तुम्हें मैं ये बात भी याद दिला दूं कि जब जय ने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी तो उसे मैंने खरीदा था। मैं अपनी उस प्रॉपर्टी को भाभी के नाम से करता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर रिधि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। व्हाट डू यू मीन? आप ये क्या कह रहे हैं पापा? आपने उस प्रॉपर्टी को मेरे लिए खरीदा है, आप उसे इन्हें कैसे दे सकते हैं? अपनी बेटी की बात सुनकर उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, मेरी है, मैं जिसे चाहे दे सकता हूँ। लेकिन पापा, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को इनके नाम कर दिया तो इनके मरने के बाद वो सारे बेटों के हिस्से में बढ़ जाएगी। बाद में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस तरह इनका अपमान होता हुआ नहीं देख सकता। इतना कहते हुए वो सुगदा की तरफ मुड़े। भाभी जी, मैं कल ही सारे पेपर बनवाता हूँ और उस प्रॉपर्टी को आपके नाम करता हूँ। अब आप इसी घर में रहेंगी और यही नहीं, इस घर के जितने भी नौकर हैं ये आपका काम करेंगे, सिर्फ आपका। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। सुगदा भी उठकर अपने कमरे में चली गई थी। अपने पिता का रवैया देखकर रिधि पैर पटकते हुए अपने बेडरूम में चली गई थी। वही हरीश बहुत खुश था। उसके मन में अपने ससुर के लिए और भी ज़्यादा श्रद्धा हो गई थी।
सुगदा अपने कमरे में जाकर अपने पति की तस्वीर के आगे खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपने पति की तस्वीर को साफ किया और काफ़ी देर तक खड़ी रोती रही। अगले दिन सुबह एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से घर के मंदिर में घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। अपनी बहू की अनुपस्थिति में सुगदा जी ने चंद्रनाथ जी को ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया था जिससे कि इस घर की सुख शांति भंग ना हो। उसने प्रॉपर्टी लेने से साफ साफ मना कर दिया। चंद्रनाथ जी मजबूर होकर वापस लौट गए। हालांकि ये बात रिधि को मालूम नहीं थी। एक तो पहले से ही वो खुश नहीं थी, ऊपर से अब सास के आ जाने से पति पत्नी के बीच की दूरियां और बढ़ चुकी थी। सुगदा अपनी ओर से कोशिश करती कि वो किसी के सामने ना पड़े। रिधि जब तक घर में रहती थी तब तक वो कोशिश करती थी कि वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले ताकि घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो। लेकिन आखिर ऐसा कितने दिनों तक चलता। चंद्रनाथ जी अपनी बेटी को समझाने में नाकामयाब रहे थे। जाने से पहले उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बेटी को चेतावनी दे दी थी। देखो रिधि, मैंने तुम्हें तुम्हारा पिता बनकर नहीं बल्कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारी माँ बनकर भी पाला है। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं किया, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन आज आखिरी बार मैं तुम्हें चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ कि अगर मुझे ये बात मालूम होगी कि तुमने भाभी जी के साथ बदतमीजी की है या उनका अपमान किया है तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। यही नहीं, तुम सोच लेना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए मर चुके हैं। रिधि ने जीवन में पहली बार अपने पिता का ऐसा रूप देखा था। उनकी बात सुनकर उसका दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो अपनी गलती अब भी स्वीकार नहीं कर रही थी बल्कि अपने पिता के इस बदले व्यवहार के लिए अपनी सास को ही दोषी ठहरा रही थी। मुझे मालूम है कि मेरे पापा क्यों बदल गए। आप अभी मम्मी जी की बातों में आकर मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते कि आप लोगों ने अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम जिसे ज़िंदगी बर्बाद होना कह रही हो, मैं उसे आबाद होना कह रहा हूँ। आज की तारीख में हरीश जैसा लड़का और इस परिवार जैसे लोग कहीं नहीं मिलते। सच कहूँ तो बहुत बदनसीब हो तुम, जो ना तो भाभी की ममता समझ पा रही हो ना अपने कर्तव्य को। चंद्रनाथ जी ने अपनी बेटी की बात को काटते हुए कहा। अपने पापा की बात सुनकर रिधि ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि गुस्से में उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर के बाहर निकल गई। चंद्रनाथ जी सुगदा से मिलकर अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए वापस जा चुके थे। पीछे रह गया था तो सिर्फ घर में फैला हुआ तनाव और सन्नाटा। सुगदा जी कोशिश करती कि वो रिधि के सामने ना पड़े। इन सब के बीच हरीश को इस बात की तसल्ली ज़रूर थी कि पत्नी का प्यार ना सही, माँ की ममता का आंचल अभी भी उसके सिर पर है। ऑफिस के लिए निकलने से पहले और आने के बाद वो अपना सारा वक्त अपनी माँ के साथ व्यतीत करता। ऐसा नहीं था कि उसने रिधि के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं की। उसने कई बार उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसने तो जैसे अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती थी। हरीश के जॉइंट अकाउंट से वो अपनी मनमर्जी से पैसे निकालती और खर्चे करते हुए दोस्तों के साथ समय बिता रही थी। हाँ, इसे एंजॉय करना तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ समय काट रही थी। आज सुबह से ही मौसम बहुत ख़राब था। ज़ोरों से गर्ज के साथ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। हरीश भी वक्त से पहले घर लौट आया था। हमेशा की तरह आज भी सुगदा दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। जब तक वो फ्रेश होकर आया तब तक उसने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पोहे तैयार करवा रखे थे। इधर उधर की बातें करने के बाद हरीश ने देखा कि उसकी माँ कोई टेंशन में दिखाई दे रही है। हरीश बोला, क्या बात है मम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ परेशान नज़र आ रही है। मेरी तबीयत तो ठीक है हरीश, लेकिन बाहर का मौसम देखकर मुझे बहू की चिंता हो रही है। इतना खतरनाक मौसम में गाड़ी ड्राइव करके आना ठीक नहीं है, सुगदा ने चिंता के साथ कहा। अपनी माँ की बात सुनकर हरीश ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्यों बेकार में चिंता कर रही है आप? वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इस तूफ़ानी बारिश में अपनी जान खतरे में डालेगी। उसकी बात सुनकर सुगदा ने कुछ नहीं कहा। उसे अपने बेटे का घर टूटता हुआ देखकर बहुत घुटन होती थी। देखो बेटे, अगर तुम मुझे सचमुच मानते हो तो मेरे लिए ही सही एक बार फिर से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। अभी तो तुम लोगों की ज़िंदगी शुरू हुई थी, ऐसे में तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां और टेंशन देखकर मैं भी टूटती जा रही हूँ।
सुगदा ने हरीश को समझाने की कोशिश की। बेकार है मम्मी, मैं अपनी ओर से कोशिश करके हार चुका हूँ। आप देख ही चुकी है कि मैं आधी आधी रात तक उसके साथ क्लबों में और पार्टियों में घूमता रहा हूँ। एंजॉय करना अलग बात है, लेकिन रिद्धि जो कर रही है वो आवारगी है। हरीश ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, बीती बातों को भूल जाओ बेटा, और एक बार फिर से अपनी ओर से कोशिश करके देखो। हो सकता है कि अपने पापा के समझाने के बाद बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया हो, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वो झुकना नहीं चाह रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर हरीश सोच में डूब गया। ठीक है मम्मी, मैंने आज तक आपकी बात कभी नहीं टाली है। अगर आप कह रही है तो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, शायद रिद्धि समझ जाए। ये बात सुनकर उसके दिल को बहुत तसल्ली हुई। मन ही मन उसे ढेरों दुआएं देते हुए बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुगदा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उनके बेटे बहू के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। बाहर इस वक्त भी तूफानी बारिश हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। अब हरीश को भी चिंता हो रही थी। उसने रिद्धि को कॉल लगाई, परंतु तेज तूफान और बारिश के कारण शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। हरीश ने कई बार उसे फ़ोन लगाया, लेकिन जब कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया तो उसने उसके दोस्त को भी कॉल लगाकर बात करने की कोशिश की। रिद्धि की एक दोस्त प्रीति को कॉल लगाया भी तो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। हार कर उसने उसकी प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। आधी रात हो गई थी। हरीश इस वक्त हॉल में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी बाहर उसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने देखा रिद्धि लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आ रही थी। उसकी हालत देखकर हरीश को एक बार फिर से गुस्सा आ गया, लेकिन अपनी माँ की बात याद करते हुए उसने अपने आप को शांत किया और आगे बढ़कर लड़खड़ाती हुई रिद्धि को थाम लिया। इतनी तूफानी रात में और नशे की हालत में तुम्हें गाड़ी ड्राइव करके घर आने की क्या ज़रूरत थी? भगवान ना करे कहीं कोई हादसा हो जाता तो। हरीश ने उसे संभालते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। उसकी बात सुनकर रिद्धि के कदम रुक गए। उसने एक बार गहरी नज़रों से उसे देखा और बड़ी नफरत से बोली, डोंट टच मी। रिद्धि ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो इस तरह मेरी फिक्र करने वाले? उसकी बात को अनसुना करते हुए हरीश ने कसकर उसे पकड़ा और लेकर अपने कमरे में चला गया। रिद्धि ने जब उसे अपने बेडरूम में देखा तो उसका सारा नशा हिरन हो गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम तो अपना कमरा अलग करके बैठे हो, फिर आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुनकर पल भर के लिए तो हरीश को भी इतना गुस्सा आया कि उसे लगा कि उसे इस कमरे से चले ही जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। इसलिए उसने अपने क्रोध को दबाते हुए अपनी माँ की खुशी के लिए एक बार फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश करते हुए रिद्धि को समझाने की कोशिश की। हरीश के मन में चल रहे अंतर्द्वंद से बेखबर रिद्धि उसे इस वक्त अपने बेड पर देखकर और चिढ़ रही थी। क्या बात है हरीश, तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैं कहती हूँ गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक बार फिर से चिल्लाई। देखो, तुम्हें जो भी कहना है कह लो। इस वक्त तुम गुस्से में हो, इसलिए शायद मेरी बात समझ नहीं पाओ, लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या नहीं किया, और आज मैं वादा करता हूँ आगे भी तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। हरीश ने रिद्धि को देखते हुए बड़ी बेबसी के साथ कहा। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और बड़े व्यंग्यात्मक नज़रों से हरीश को देखते हुए बोली, मेरी खुशियों का ख्याल रखोगे, और वो भी तुम, माय फुट। इतना कहकर वो धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। कहीं ना कहीं हरीश को भी उस पर तरस आ रहा था। उसकी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहा था। सही कहा किसी ने, दो समान सोच वाले लोग ही अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खुशी खुशी आगे बढ़ा सकते हैं। विचारों में अगर तालमेल ना हो तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। थोड़ा बहुत का उतार चढ़ाव तो चलता है, लेकिन जहाँ विचारों में पूर्व और पश्चिम सा अंतर हो वहाँ निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सब सोचते हुए हरीश ने रिद्धि का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं वादा करता हूँ आगे से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हें पूरा वक्त देने की कोशिश करूँगा,
तुम भी बीती बातों को भूल जाओ। हरीश की बात सुनकर रिद्धि ने एक बार उसे गहरी नज़रों से देखा और मुंह फेरकर सो गई। उसके सोने के बावजूद भी हरीश उस कमरे से नहीं गया, बल्कि उसने रिद्धि के पैरों से सैंडल खोले और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर अच्छी तरह सुलाकर वो भी वहीं सो गया। सचमुच उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो सब कुछ भूलकर उसे खुश रखने की कोशिश करेगा। सुबह जब रिद्धि की आंख खुली तो उसने अपने बगल में हरीश को सोता हुआ देखा। दिमाग पर जोर डालने पर उसे रात की सारी बात याद आ गई। उसने देखा हरीश नींद में सोया हुआ बहुत मासूम लग रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि हरीश पिछले कुछ सालों में ये परेशानियां झेलते हुए बिल्कुल कमज़ोर सा हो गया है। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। उसे अपने पापा की याद आई। उसके दिल ने कहा, अगर सचमुच हरीश अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है तो वो क्यों नहीं दे सकती। आखिर इतनी लंबी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जा सकती। उसकी सारी सहेलियां अपने अपने मैरिड लाइफ में खुश है। एक वही है जो पति के साथ अलगाव का दंश झेल रही है। अगर हरीश ने उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है तो वो भी एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएगी। यही सोचकर उसने गहरी सांस ली और बाथरूम में चली गई। रात को टेंशन और देर से सोने की वजह से हरीश की आंख नहीं खुल पाई थी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर नज़र डाली तो देखा कि रिद्धि नहीं थी। बाथरूम से आते हुए पानी की आवाज़ सुनकर वो समझ गया कि वो घर पर ही है। वो भी उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सुगदा हॉल में बैठी हुई चाय पी रही थी। जैसे उसने अपने बेटे को बहू के कमरे से निकलते हुए देखा, उसके दिल को एक अजीब सी शांति मिली। पिछले कुछ समय से दोनों के कमरे भी अलग हो गए थे। ये देखकर माँ का मन बहुत कचोटता था। ये सोचकर उसके दिल को बहुत तसल्ली मिली कि उसका बेटा आज भी दिल से उसका सम्मान करते हुए उसकी बातों को मानता है। ये सब सोचकर वो खुश हो ही रही थी कि तभी उसे रिद्धि की याद आई। सुगदा जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। आज ही उसके बेटे ने अपनी नई ज़िंदगी की ओर एक पहला कदम बढ़ाया है, इसलिए वो नहीं चाहती थी उसे देखकर फिर से उन दोनों के बीच कोई कहा-सुनी हो जाए। जब तक रिद्धि फ्रेश होकर बाहर निकली, हरीश 2 कप चाय लेकर वापस कमरे में जा चुका था। अपने पति के हाथों में कॉफ़ी और चेहरे पर मुस्कान देखकर रिद्धि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने बगैर कुछ कहे हरीश के हाथों से कॉफ़ी का मग ले लिया। क्या तुमने अभी मुझे माफ़ नहीं किया है? सचमुच मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश करूँगा और इसमें तुम भी मेरी मदद करोगी। हरीश ने बड़े इमोशनल होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी खातिर अपने उसूलों से समझौता कर सकते हो तो मैं भी इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए समझौता कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने रिश्ते में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहूँगी, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ का भी नहीं। उसकी बात सुनकर हरीश के दिल को चोट तो लगी, लेकिन अपनी माँ की बात का ध्यान रखते हुए उसने उनकी खुशी की खातिर इस बात पर भी समझौता कर लिया। तुम तो इस बात को अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा ने मम्मी के लिए सारी व्यवस्था करवा दी है, इसलिए आपको उनके लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने और अपने पिता की मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखना। हरीश की आवाज़ में जो बेबसी छुपी हुई थी उसे रिद्धि बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खुश हो गई थी। तो फिर ठीक है, हम आज ही खंडाला चलते हैं। अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत हम वहीं से करेंगे। रिद्धि ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में फ़ोन करके मैनेजर को सारे काम समझा देता हूँ। इतना कहकर वो कमरे के बाहर चला गया। इधर उधर देखने के बाद वो अपनी मम्मी के कमरे में गया। सुगदा उसे देखते ही खुश हो गई। तुमने मेरी बात का मान रख लिया बेटा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ माँ। मैंने तुम्हारी बहू की हर बात मान ली है। आज ही मैं उसके साथ खंडाला जा रहा हूँ। हरीश ने अपनी माँ की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। मेरी देखभाल के लिए घर पर जमुना है, राधे श्याम है, राम शरण है, इतने सारे लोग हैं। मैं मरने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। इतना कहते हुए सुगदा की आंखों के कोर भीग गई। रिद्धि और हरीश खंडाला के लिए निकल चुके थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ जरूर थे, लेकिन अभी भी दोनों के बीच काफ़ी दूरियां थी।
खंडाला के हसीन और रोमांटिक मौसम में भी रिद्धि बहुत खामोश थी। बेचैन तो हरीश भी था, क्योंकि अब ये रिश्ता दिल का नहीं बल्कि समझौते का था। दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी बहुत दूर थे। हालांकि हरीश बीच बीच में इधर उधर की बातें करते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। रिद्धि भी इस बात को समझ रही थी कि अब तो उसके पापा ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, और अगर अब कहीं उसने हरीश का भी साथ छोड़ दिया तो ज़िंदगी में अकेलेपन के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। ये यारी दोस्ती और चमक धमक भी बिना पैसे के कभी साथ नहीं देगी। यही सोचकर उसने एक बार फिर से इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए थे। उन दोनों को खंडाला आए हुए 4 दिन हो चुके थे। इस जगह और मौसम का तगाजा कहा जाए या फिर उनके नए जीवन की ओर पहला कदम, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हफ्ते भर के बाद जब ये दोनों खंडाला से लौटकर आए तो उन दोनों के चेहरे की चमक देखकर सुगदा समझ गई कि उन दोनों के बीच बहुत कुछ ठीक हो चुका है। अपने बहू बेटे की खुशहाली की वो कोशिश करती कि उसकी वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना उठ खड़ी हो। जब हरीश के ऑफिस से लौटने का वक्त होता है तो वो जानबूझकर कभी मंदिर चली जाती तो कभी छत के ऊपर जाकर मेडिटेशन करने लग जाती। हरीश हमेशा की तरह आकर अपनी माँ को कमरे में और इधर उधर ढूंढता। नौकर से पूछने पर वो भी वही जवाब देते जो उन्हें सुगदा ने बता रखा था। हरीश जब माँ को नहीं देखता, हरीश हमेशा की तरह आकर अपनी माँ को कमरे में और इधर उधर ढूंढता। नौकर से पूछने पर वो भी वही जवाब देते जो उन्हें सुगदा ने बता रखा होता था। हरीश जब माँ को नहीं देखता तो फिर वो रिद्धि को साथ लेकर बाहर घूमने निकल जाता था। वो भी इस बात से बहुत खुश थी कि अब हरीश पहले की तरह हर वक्त अपनी माँ की गोद में नहीं बैठा रहता है, बल्कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ गुजारता है। समय तेज गति से चल रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का इंतज़ार था। रिद्धि माँ बनने वाली थी। जिस दिन सुगदा को ये बात मालूम हुई थी रिद्धि माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंदिर में जाकर भगवान को भोग चढ़ाया और साथ ही गरीबों में अनाज और वस्त्रों का दान किया। दूसरी तरफ रणविजय की पत्नी सीमा भी एक प्यारी सी बेटी की माँ बन चुकी थी। रणविजय ने अपनी माँ को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना दी थी। इस तरह घर में अब दूसरी खुशखबरी का इंतज़ार था। अजय का घर इस वक्त भी बच्चों की किलकारियों से वंचित था, क्योंकि अलीना माँ नहीं बनना चाहती थी। सुजय भी अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश था। मनीष और विजय ये दोनों भी अपनी बिजी लाइफ के कारण पिता नहीं बन पाए थे। सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में सुगदा को अनदेखा करके खुश थे। सुगदा तो एक माँ थी, वो भला अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकती थी। हमेशा वो सबके लिए भगवान से दुआएं मांगती। उसका भी जी करता कि वो रिद्धि के पास बैठकर उससे बातें करे, होने वाले बच्चे के बारे में कुछ बताए, लेकिन वो डर के मारे उसके पास नहीं जाती थी कि क्या पता उसकी वजह से फिर कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। दिन गुजरते जा रहे थे। चंद्रनाथ जी को भी जब इस बात की खबर मिली कि उनकी बेटी के पाँव भारी है तो वो भी बहुत खुश हुए और अपनी बेटी के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए थे। कुल मिलाकर एक लंबे समय के बाद इस घर में खुशियाँ आई थी। देखते ही देखते 9 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, और समय आने पर रिद्धि ने एक बहुत स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। सुगदा उन दोनों की देखभाल में लगी रहती। धीरे धीरे बच्चे के कारण ही सही, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। हरीश के पिता बनने की खबर सुनकर मनीष और विजय के मन में भी और पिता बनने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। उन दोनों भाइयों ने भी सोचा कि उम्र निकली जा रही है, हमें भी अपने परिवार को बढ़ा लेना चाहिए। कावेरी इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने साफ साफ मना कर दिया था कि उसके पास फिलहाल अपने फ्यूचर के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचो कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोनों अकेले रह जाएंगे। हमारे पास रुपए पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन अपना कहने का कुछ भी नहीं रहेगा। विजय ने कावेरी को समझाने की कोशिश की। देखो विजय, बच्चे का क्या है, वो तो हम गोद भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पास में पैसा ना हो तो कोई भी काम नहीं देता। वैसे भी आजकल कौन से बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। खुद को ही देख लो, अपनी माँ की सेवा करना तो दूर रहा, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुमने पिछली दफ़ा कब उनसे बात किया था। कावेरी की बात सुनकर विजय खामोश हो गया। सच्ची तो कह रही थी वो। जिस बच्चे के बारे में सोचकर वो भविष्य के सपने सजा रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाला बच्चा बुढ़ापे में उसे अपने साथ रखेगा।
यही सब सोचते हुए विजय को अपने बचपन के दिन याद आने लगे। कावेरी की बात सुनकर आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अपने बच्चों की उपेक्षा से उसके मम्मी पापा भी कितने दुखी हुए होंगे। उसने सोचा सुबह होते ही सबसे पहले मम्मी से बात करूँगा। वो सोच रहा था कि इस कंप्यूटर के युग में रिश्ते भी मशीनी हो गए हैं। अपनापन और प्रेम तो अब गायब ही हो गया है। किसी भी रिश्ते में अगर कुछ बचा है तो सिर्फ स्वार्थ और फॉर्मेलिटी। आज की रात उसे बहुत लंबी लग रही थी। कावेरी ने जो उसे सच का आईना दिखाया था उसमें अपना ही अक्स देखकर वो घबरा गया था। वही मनीष और उसकी पत्नी जया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो माता पिता नहीं बन पा रहे थे। डॉक्टर ने मनीष की पत्नी का चेकअप करने के बाद बताया कि काफ़ी लंबे समय तक गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाने की वजह से उनके शरीर में अब उसकी ओवरी सूख गई थी, जिस कारण अंडे नहीं बन पा रहे थे। उसकी वजह से अब वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। हाई प्रोफाइल लाइफ और करियर बनाने की चाह में वो लोग इतने खो गए थे कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख ही उनसे दूर हो गया था। जीवन की इतनी बड़ी कमी ने उन दोनों के बीच फासला पैदा कर दिया था। दोनों काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए थे। इसी बीच जब उन लोगों को ये खबर मिली कि सीमा के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है और हरीश की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, तो एक बार फिर से उनके मन में बच्चे की अभिलाषा जोर मारने लगी। मनीष और जया दोनों पति पत्नी डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे। वही दूसरी तरफ कावेरी ने साफ साफ माँ बनने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण विजय काफ़ी टेंशन में रहने लगा था। जब वो अपने बाकी दोस्तों के घर बच्चों के रौनक देखता तो अपने घर का सोनापन उसे काटने को दौड़ता था। आज भी उन दोनों पति पत्नी के बीच इन्हीं सब बातों को लेकर एक जोरदार बहस हो गई थी। तुम कैसी औरत हो कावेरी, जिसे बच्चों से कोई प्यार नहीं? अरे एक औरत तो माँ बनने के बाद ही पूरी होती है। क्या तुम्हारे मन में बच्चों के प्रति लालसा नहीं जागती है? विजय ने कावेरी से कहा, जो अभी अभी ऑफिस से लौटकर आई थी और कॉफ़ी पीते हुए टीवी देख रही थी। विजय, फिर तुम्हारा वो बच्चा पुराण शुरू हो गया। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी बच्चे को जन्म देने वाली नहीं। पहले तो 9-10 महीने तक बच्चे को पेट में रखो, अपना फिगर खराब करो, उसके बाद बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी आया बनकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है माँ बनने का। कावेरी ने बड़ी उपेक्षा के साथ कहा, तुम माँ बनना नहीं चाहती, लेकिन मैं बाप बनना चाहता हूँ। मुझे अपने घर में बच्चों की खिलखिलाहट चाहिए। दिन भर का थका हारा जब घर आता हूँ तो ये खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। विजय ने गुस्से से भरकर कहा। आज वो कावेरी के साथ इस मुद्दे पर साफ साफ बात कर लेना चाहता था। देखो, मैं भी तुम्हें साफ साफ बता चुकी हूँ कि मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें बच्चे इतने ही प्यारे हैं तो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन हाँ, शर्त यही है कि उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर रहेगी। तुम्हारे इन बच्चों की जिद की वजह से मैं अपने करियर को बर्बाद नहीं कर सकती। कावेरी की बात सुनकर विजय का धैर्य जवाब दे गया, हम भी तो पूरे 7 भाई हैं और मेरी माँ ने अकेली हम सबकी परवरिश की है। सिर्फ परवरिश ही नहीं, बल्कि हमें पढ़ा लिखा कर इस लायक भी बनाया है। उसने गुस्से से बुखलाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने 7 बच्चों की परवरिश की और तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, क्योंकि वो खुद एक अनपढ़ महिला है। उनका अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना था ना है। शायद यही कारण है कि आज उनकी ऐसी हालत है। कावेरी ने बड़ी वितृष्णा के साथ मुंह बिचकाते हुए कहा। कावेरी समझ गई थी कि विजय आज उसे लड़ने के मूड में है, इसलिए वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। मनीष और जया एक बच्चे के लिए ललायित थे। अब उन्हें सारी सुख सुविधा और ये ऐशो आराम काफ़ी लग रहा था। दोनों पति पत्नी जब ऑफिस से थक कर घर आते तो चुपचाप थोड़ी देर तक टीवी देखते, फिर खाना पीना खाकर बिस्तर पर चले जाते थे। घर पर एक फुल टाइम मेड थी जो सारा काम संभालती थी। दूसरी तरफ जहां कावेरी माँ बन सकती थी तो वो माँ बनना नहीं चाहती थी। मुंबई, अजय और अलीना का घर। अजय की गिनती अब जाने माने जज में होने लगी थी। जहां एक तरफ शोहरत और प्रतिष्ठा थी, वहीं दूसरी ओर धन की भी आवक बहुत अच्छी थी। मिस्टर गोम्स और उसकी पत्नी मार्था अपनी बेटी दामाद के घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। इसी बीच अलीना 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन अजय से छुपाकर उसने अपना अबॉर्शन करवा लिया। अजय को जब ये बात मालूम हुई तो दोनों पति पत्नी में जमकर लड़ाई हुई। अजय ने गुस्से में साफ साफ कह दिया कि देखो अलीना, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब अगर 2 साल के अंदर तुमने पिता बनने का सुख नहीं दिया तो मैं इसी आधार पर तुमसे तलाक ले लूँगा। और हाँ, इस बार तुम मेरी बात को हल्के में मत लेना।
अजय के तेवर साफ साफ बता रहे थे कि सचमुच इस बार वो ऐसा ही कुछ कर गुजरेगा। उसकी बात सुनकर अलीना मन ही मन डर गई। अलीना के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी बुरी तरह डर गए। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं अगर इस घर से उनकी बेटी को जाना पड़ा तो उन्हें भी जाना पड़ेगा। यही सोचकर उन्होंने अपने दामाद का पक्ष लेते हुए अपनी बेटी को एक खरी खोटी सुना दी। किसी भी तरफ से सपोर्ट नहीं पाकर अलीना हार गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो एक बार फिर से माँ बन जाए ताकि अजय का मुंह बंद हो सके। भगवान ने उसकी सुन ली और 6 महीने के बाद एक बार फिर से उसके पांव भारी हो गए। अजय को जब इस बात का पता लगा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने उसके लिए अलग से एक नर्स का बंदोबस्त कर दिया जो हर वक्त उसका ख्याल रखती। 9 महीने के बाद अलीना ने एक साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ये देख अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक साथ वो बेटा और बेटी दोनों का पिता बन चुका था। उसने अपनी माँ के साथ साथ सारे भाइयों को भी इस बात की खबर दे दी। सुगदा जहाँ ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई, वही मनीष और विजय दोनों अंदर तक कटकर रह गए। उस दिन विजय और कावेरी की जमकर लड़ाई हुई। हालात ऐसे हुए कि कावेरी घर छोड़कर चली गई। 1 सप्ताह के बाद विजय के हाथों में कावेरी की तरफ से तलाक का नोटिस आ गया। विजय पूरी तरह से टूट चुका था। दूसरी तरफ सुजय अमेरिका में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। वो अपने परिवार में ऐसा खोया कि भाइयों के साथ साथ अपनी माँ की भी सुध लेना भूल गया। दिन गुजरते जा रहे थे। कहने को तो दिखावे के लिए सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि सारे रिश्ते खोखले हो चुके थे। सभी एक दूसरे से दूर जा चुके थे। मनीष और विजय ने हार कर अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लिया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रिद्धि और हरीश की शादी की सालगिरह आने वाली थी। हरीश पिछले 15 दिनों से अपने मुंबई वाले होटल की ब्रांच के हिसाब किताब संभालने के लिए गया हुआ था। पहले तो रिद्धि ने सोचा कि मैं ही अपने बेटे को लेकर मुंबई चली जाऊंगी ताकि हरीश को सरप्राइज़ दे दूंगी। वही हरीश अपने काम ख़त्म करके जल्द से जल्द वापस अपने घर लौटना चाहता था ताकि वो अपनी शादी की वर्षगांठ पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में मना सके। उस दिन सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे भी मुंबई की बारिश तो जग जाहिर है, परंतु उस दिन बारिश के साथ तेज़ हवा भी चल रही थी। ऐसे मौसम में मुंबई की फ़्लाइट भी कैंसिल हो चुकी थी। हारकर हरीश ने अपनी गाड़ी निकाली और घर जाने के लिए निकल गया। परसों उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। इससे पहले वो घर पहुंच जाना चाहता था। तूफानी बारिश में गाड़ी ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। खंडाला से कुछ आगे निकलते ही काली घाटी में अचानक से तूफान के कारण एक बड़ा सा पेड़ टूटकर हरीश की गाड़ी पर गिरा। एक विशाल पेड़ के गाड़ी पर गिरने से वो गाड़ी माचिस की डिब्बी की तरह चपटी हो गई। स्टीयरिंग हरीश के सीने में घुस चुका था और चारों ओर से शीशे टूटकर उसके शरीर में घुस चुके थे। हरीश को समझ में आ गया था कि ये उसका अंतिम क्षण है। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। वह अपनी आंखों के सामने मौत को खड़ी देख रहा था। पल भर में उसकी आंखों के आगे बचपन से लेकर आज तक के सारे लम्हे जीवित हो गए। उसे अपनी माँ की इंतज़ार करती हुई आंखें याद आ रही थी। उसे अपने बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा और रिद्धि का प्यार भरा साथ याद आ रहा था। वो भयंकर पीड़ा से गुजर रहा था। अंतिम सांस तक उसने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह गाड़ी से निकल सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तूफान के शांत होने पर जैसे इस एक्सीडेंट के बारे में सबको पता लगा, सभी लोग वहां जमा होने लगे। तुरंत रेस्क्यू की टीम आई और किसी तरह पेड़ को क्रेन से हटाते हुए गाड़ी को निकाला, लेकिन तब तक हरीश की सांसें टूट चुकी थी। टीवी चैनल पर इस दुर्घटना के बारे में बताया जाने लगा था। पुलिस वालों ने हरीश के पास से बरामद आईडी कार्ड और बाकी के पेपर से उसके बारे में सब पता लगा लिया था और उसके घर वालों को खबर भिजवाने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर चंद्रनाथ भी इस वक्त हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने टीवी पर फ्लैश होते हुए न्यूज़ को देखा और हरीश की क्षतिग्रस्त गाड़ी के साथ साथ उसकी आईडी को देखा तो उनकी सांस रुक गई। उन्होंने तुरंत मुंबई फ़ोन करके अपने आदमियों से वहां पहुंचने को कहा। वो खुद भी मुंबई के लिए निकल गए। चंद्रनाथ जी के वहां पहुंचने से पहले ही उनके आदमी वहां पहुंचकर बाकी की कार्रवाई कर चुके थे। सभी लोग हरीश की बॉडी को लेकर उसके घर लाने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रनाथ जी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। वो सोच रहे थे कि सुगदा के साथ साथ अपनी बेटी को भी क्या जवाब देंगे। इतना बड़ा सदमा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी।
किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभालते हुए सारी कार्रवाई पूरी की और घर के लिए निकल गए। न जाने क्यों आज सुबह से ही सुगधा की आंख फड़क रही थी और दिल धड़क रहा था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसने बारी बारी से सभी को फ़ोन करके हालचाल पूछ लिया था, यहाँ तक कि उसने अजय को बोलकर अपने बड़े बेटे जय के बारे में भी हालचाल पूछ लिया था। सब कुछ ठीक होने पर भी उनके दिल को तसल्ली नहीं थी। बाहर रिद्धि अपनी एनिवर्सरी की सरप्राइज़ पार्टी की तैयारी कर रही थी। हरीश के घर आने से पहले ही वो सारा काम ख़त्म कर लेना चाहती थी। उसने अपने सभी दोस्तों को इनविटेशन दे दिया था। अपने बेटे को सुगधा के हवाले करके वो ब्यूटी पार्लर गई और वहाँ से अच्छी तरह तैयार होकर घर आई थी। सब कुछ तो ठीक था, फिर भी सुगधा को चैन नहीं था। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। सब कुछ तो ठीक है, फिर मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? चलो ज़रा हरीश से भी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कब तक घर पहुँचेगा। ये सोचते हुए उसने हरीश को फ़ोन लगाया। कई बार ट्राई करने पर भी उसका फ़ोन नहीं लगा। वो बार बार नॉट रीचेबल बता रहा था। रिद्धि को इस तरह खुशी खुशी तैयार देखकर और हरीश का इंतज़ार करते हुए देखकर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मन की आशंका प्रकट कर सके। इसलिए वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हरीश का कोई अता पता नहीं था। रिद्धि भी बार बार उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी। अब उसे हरीश पर गुस्सा आने लगा था। मैंने पहले ही हरीश से कह दिया था कि वो एक दिन पहले घर आ जाए, पर मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये कभी नहीं सुधर सकते हैं। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन इसने घर आना तो दूर, फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उसके सारे दोस्त उसके फार्म हाउस में पार्टी के लिए इकट्ठे हो चुके थे। होटल वालों को पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, जो अब पूरी तैयारी करके अपने मेज़बान का इंतज़ार कर रहे थे। रिद्धि बड़ी बेचैनी से हरीश का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ फार्म हाउस में पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे होटल के वेटर्स ने मेहमानों को ड्रिंक और स्नैक परोसना शुरू कर दिया था। सभी लोगों को अब हरीश के आने का और केक काटने का इंतज़ार था ताकि खाना शुरू हो सके। देखते ही देखते 12 बज गए, लेकिन अभी तक हरीश नहीं आया था। रिद्धि पागलों की तरह उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी। इतने सारे लोगों के बीच वो खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। उसके कुछ फ्रेंड ने तो उसे ताने देने भी शुरू कर दिए थे। कमाल है यार, आज के दिन भी तेरे पति को तेरी परवाह नहीं है। उसने ये भी नहीं सोचा कि तुम उसका इंतज़ार कर रही होगी। यहाँ इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और नहीं तो क्या, ये तो सरासर इंसल्ट है यार। तभी किसी ने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा। 1 बजने वाले थे। धीरे धीरे सारे मेहमान लौट चुके थे। पार्टी इवेंट करने वाले वेटर बेचारे सहमे खड़े हुए उसका मुंह देख रहे थे। अचानक से रिद्धि ने केक को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और अपनी हथेलियों में मुंह छुपाकर फूट फूट के रोने लगी। क्रोध और नफरत की आग में जलते हुए वो तेज़ी से बाहर निकली और गाड़ी लेकर घर के लिए निकल गई। उसके कानों में रह रहकर उसके दोस्तों की बात गूंज रही थी। आंखों में बार बार भर आए आंसुओं को पोंछते हुए वो तेज़ी से गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसके पैर एक्सीलेटर पर दबते ही चले जा रहे थे। उसने शहर के बाहर अपने फार्म हाउस में ये पार्टी रखवाई थी। रात के सन्नाटे में हाईवे पर फुल स्पीड में वो बेतहासा गाड़ी चलाती जा रही थी। तभी अचानक से उसके रोंग साइड से गाड़ी निकली और रिद्धि की गाड़ी झटका खाते हुए तेज़ी से पलटती चली गई। हाईवे पर वैसे ही गाड़ियां तेज़ रफ्तार में चलती है। पीछे से आई हुई एक बड़ी सी गाड़ी ने एक बार फिर से रिद्धि की गाड़ी में ठोकर मारी और उसे कुचलती हुई आगे निकल गई। रिद्धि को कुछ सोचने समझने का अवसर भी नहीं मिला। सिर में जोरदार चोट लगने की वजह से उसका सिर फट गया था और वहीं गाड़ी में फंसी रह गई थी। उसके आसपास से कई गाड़ियां गुजर गई। जब पेट्रोलिंग कार वहां से गुजरी तो इस एक्सीडेंट को देखकर छानबीन करने लगी। वहां घर में सुगधा बड़ी बेचैनी से उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था मानो कलेजा फटकर बाहर निकल जाएगा। किसी तरह उसने अपने पोते रिहान को सुला दिया था और खुद वो अपने बेटे बहू का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा था कि शायद हरीश सीधे अपनी पार्टी में ही पहुंच गया होगा। यही सोचकर वो दोनों का इंतज़ार कर रही थी। इसी तरह आंखों ही आंखों में सुगधा की सारी रात कट गई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी तक हरीश और रिद्धि का अता पता नहीं था। जब तक रिहान सोया हुआ था तब तक मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद हरीश को फ़ोन करूँगी कि इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की अकल नहीं है कि कम से कम अपनी माँ को फ़ोन करके अपने सकुशल होने की बात बता दे।
दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं, आखिर कब समझ में आएगी इन्हें। इसी तरह बड़बड़ाते हुए सुगदा जल्दी से नहाने के लिए चली गई। नहा धोकर उसने पूजा पाठ किया और कमरे में आई। ये देखकर उसने चैन की सांस ली। रिहान अभी भी चैन की नींद सो रहा था। उसने बड़े प्यार से उसे जगाया और उसके लिए दूध तैयार करने लगी। तभी अचानक से बंगले का गार्ड बदहवास होकर भागता हुआ उनके कमरे में आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है राधे श्याम, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सुगदा ने उसे आश्चर्य से देखते हुए पूछा। राधे श्याम अभी भी खामोश था। तभी सुगदा को बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। लो आ गए लाट साहब, आने दो, आज मैं सबकी खबर लेती हूँ। दोनों में से किसी को भी इस बात की समझ नहीं है कि घर पर ज़रा फ़ोन करके अपनी माँ को बता दे कि आज रात मैं लेट हो जाऊँगी। लेकिन नहीं, मैं मरूँ या जिंदा रहूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। सुगदा बड़बड़ाने लगी। तभी उसकी नज़र राधे श्याम पर गई, जो सिर झुकाए हुए आंसू बहा रहा था। अरे राधे श्याम, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें क्या कहा है? मैं तो हरीश और बहू के बारे में कह रही थी। तुम्हें मालूम नहीं, सारी रात मैं उन दोनों की चिंता में बेचैनी से करवट बदलती रही हूँ। सुगदा ने राधे श्याम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने चंद्रनाथ जी को अंदर आते हुए देखा। अरे भाई साहब, आप अचानक से, आपने तो अपने आने की खबर भी नहीं दी। ओह, समझ में आया, लगता है कल आप बच्चों की एनिवर्सरी की पार्टी में आए होंगे। वे दोनों कहाँ हैं? मैं तो उन दोनों को मुबारकबाद भी नहीं दे सकी। हरीश का फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा है। सच कहूँ तो पिछले 2 दिनों से घबराहट के मारे मेरी जान निकली जा रही है। सुगदा ने लगभग एक साथ अपनी सारी बात कह दी। सुगदा की बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक गहरी सांस लेते हुए सोफे में बैठ गए। न जाने क्यों आज चंद्रनाथ जी की चुप्पी कुछ अलग लग रही थी। सुगदा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाहर की ओर झांकते हुए बोली, आने दीजिए आज उन्हें। मैंने भी कान पकड़कर डांट ना लगाई तो मेरा नाम भी सुगदा नहीं। आखिर उन्होंने मुझे क्या समझ लिया है, घर की नौकरानी या चौकीदार? सुगदा ने जैसी ये बात कही तो चंद्रनाथ जी फूट फूट के रोने लगे। अब आपकी डांट सुनने के लिए कोई नहीं आएगा भाभी, कोई नहीं। सुगदा ने जैसी ये बात सुनी तो उसके मन को अजीब सा धक्का लगा। किसी अनहोनी की आशंका से वो भागती हुई बाहर निकली। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसके कदम वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने जंजीरों से उसे बांध दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एम्बुलेंस खड़ी थी और साथ में पुलिस की गाड़ियां भी थी। हे भगवान, ये सुबह सुबह मेरे घर में एम्बुलेंस क्यों आई है और साथ में पुलिस भी है? कहीं रिद्धि के साथ तो कोई दुर्घटना नहीं हो गई? वैसे भी कल वो बड़े गुस्से में थी। यही सोचते हुए वो पागलों की तरह बाहर निकली। तब तक एम्बुलेंस से कुछ लोगों ने एक स्ट्रेचर में सफ़ेद कपड़े में ढके हुए एक शरीर को लाकर पोर्टिको में रख दिया। सुगदा का कलेजा साएं साएं करने लगा। दिमाग सुन्न हो गया, हाथ पैर शीतल पड़ गए। वो वहीं चक्कर खाकर नीचे गिर गई। वो तो भला हो कि मुन्ने को जमुना ने पकड़ लिया था। सुगदा को इस तरह बेहोश होता हुआ देखकर घर के सारे नौकर के साथ साथ चंद्रनाथ जी भी दौड़ते हुए उनके पास आए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही सुगदा को होश आया वो उठी और पागलों की तरह भागती हुई उस बॉडी के पास चली गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रही थी। मैं पूछती हूँ, मेरे घर पर सुबह सुबह आप लोग क्या और किसे लेकर आए हैं? कौन है ये और मेरे घर पर क्यों लेकर आए हैं? उसने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहा। चंद्रनाथ जी तब तक उसके पास आकर खड़े हो गए थे और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखें रिद्धि को तलाश रही थी, जो अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लगता है वो अभी तक घर लौटकर नहीं आई है, उन्होंने मन ही मन कहा। फिर सुगदा को संभालने में लग गए। अपने आप को संभालिए भाभी जी, बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। भगवान ने ये दिन दिखाने से पहले हमें क्यों नहीं उठा लिया? चंद्रनाथ जी ने दुख के मारे अपने होठों को दबाते हुए अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, यह आप लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या है? कौन है ये? इस बार सुगदा ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, हमारा हरीश अब इस दुनिया में नहीं रहा भाभी, वो हमें छोड़कर जा चुका है। चंद्रनाथ जी के इतना कहते ही मानो सुगदा पर पागलपन का दौरा पड़ गया। वो तड़ातड़ उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ने लगी। खबरदार, खबरदार, जो अगर आपने अपने मुंह से ऐसी मनहूस बात निकाली, मेरा हरीश तो मुंबई गया था और अब वो रिद्धि को साथ लेकर भी आता ही होगा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा।
उसका मन किसी भी अनहोनी को मानने के लिए तैयार नहीं था। मिस्टर चंद्रनाथ बिल्कुल सही कह रहे मैम, ये रही उनकी कुछ चीज़ें। इतना कहकर पुलिस वाले आगे बढ़े और हरीश की मोबाइल, घड़ी और कुछ चीज़ लाकर सुगदा के सामने रख दिया। उन्हें देखते ही सुगदा के पैरों में मानो जान ही नहीं रही। वो लड़खड़ाते हुए वहीं बैठ गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने रखी हुई बॉडी को देख रही थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा हटाकर चेहरा देख सके। उसने अपनी आंखें बंद की और कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए ताकि उस बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाकर उसका मुंह देख सके। इससे पहले कि सुगदा उसके चेहरे से कपड़ा हटा पाए, उसने घबराकर अपने हाथ वापस खींच लिए। नहीं नहीं, ये मेरा हरीश नहीं हो सकता है। मैं भला किसी दूसरे का चेहरा क्यों देखूं? वे दोनों तो अपनी एनिवर्सरी की पार्टी मनाकर अभी आते ही होंगे। कल रात में ज़्यादा देर हो गई होगी ना, इसलिए वो लोग देर तक सो रहे होंगे। जैसे उठेंगे तो तुरंत भागे भागे आएंगे। आखिर यहाँ मुन्ना भी तो अकेला है ना। इतना कहते हुए वो एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई। घर के सारे नौकर से लेकर साथ आए लोगों के, यहाँ तक कि पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। अपने आप को संभालिए अम्मा जी, यह अनहोनी हो चुकी है। यह आपके बेटे हरीश की बॉडी है। जैसे ही किसी ने कहा तो सुगदा कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई, फिर लहराकर ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। चंद्रनाथ जी की नज़रें अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो सोच रहे थे, इतना शोरगुल होने पर भी वो बाहर क्यों नहीं आ रही है। वो बेचारे क्या जानते थे कि अभी और बिजलियां टूटनी बाकी है। वो सुगदा को संभालने में लगे हुए थे, तभी एक और पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए उनके गेट के अंदर आई। पहले से ही वहाँ पुलिस और लोगों की भीड़ देखकर वो लोग भी कुछ परेशान हुए और पुलिस वालों को आया हुआ देखकर चंद्रनाथ जी ने आगे बढ़कर उन सबसे बात करने की कोशिश की। उन पुलिस वालों की बात सुनकर चंद्रनाथ जी, जो अब तक अपने आप को बड़ी मजबूती से संभाले हुए थे, अचानक से लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गए। सुगदा के बंगले पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। सारे नामी गिरामी लोग और जानने वाले उनके यहाँ पहुँच चुके थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए राम शरण ने फ़ोन करके सभी भाइयों को हरीश की मौत के बारे में बता दिया था। अभी तक तो उन्हें रिद्धि के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। चंद्रनाथ जी को बेहोश देखकर किसी ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। जैसे ही डॉक्टर आए और उनका चेकअप किया तो बताया ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से और कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनने की वजह से ये हालत हुई है। उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर आराम करने को कह दिया। उधर जैसे ही लोगों को ये बात पता चली कि रिद्धि भी एक्सीडेंट की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस बार सचमुच सभी लोगों पर बिजली सी गिर गई। 2 दिनों के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। सुगदा को जब ये बात मालूम हुई तो वो भी सिर पटक कर रोते रोते बेहोश हो गई। जमुना उन्हें संभालने पर लगी हुई थी, परंतु एक बार फिर से राम शरण ने रिद्धि की मौत की खबर भी सभी भाइयों को दे दी। ऐसी मनहूस खबर सुनकर सभी भाई सुन रह गए थे। जो जिस हाल में था उसी हाल में घर के लिए निकल पड़ा। अजय और रणविजय के साथ साथ मनीष और विजय भी किसी तरह फ्लाइट की टिकट अरेंज करवाकर अपने घर पहुंच चुके थे। सुजय और जय का तुरंत आना पॉसिबल नहीं था, फिर भी वे लोग किसी तरह आने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रनाथ जी को जैसे ही होश आता तो हरीश और रिद्धि के बारे में सोचते ही फिर से उन्हें बेहोशी आ जाती। किसी तरह उन्हें संभाला गया। पोस्टमार्टम के बाद रिद्धि की बॉडी भी घर वालों के हवाले कर दी गई थी। दोनों पति पत्नी एक साथ अंतिम संस्कार होता हुआ देखकर पूरे शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना आए होंगे। वैसे भी हरीश का व्यवहार ऐसा था कि सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सुगदा के ऊपर तो मानो बरसपात हो गया। उसने तो ऐसे दिन की कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कभी हंसती तो कभी रोती, कभी अचानक से अपने कमरे में जाकर अपने पति जगनारायण से बातें करने लगती। सभी लोगों को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उन्हें भी उन दोनों की तरह कुछ हो ना जाए। किसी को चाहे कितना भी दुख पहुँचे, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी के लिए कुछ भी रुकता नहीं है। रिद्धि और हरीश का अंतिम संस्कार हो चुका था। 3-4 दिनों के बाद सुजय और कंदबरी के साथ साथ जय भी इंडिया पहुंच चुका था। देखते ही देखते 13वीं की रस्म खत्म हो गई। कोई भला कितने दिनों तक रुक सकता था। इसलिए धीरे धीरे सभी लोग अपने जाने का प्लान बनाने लगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस नन्हे से बच्चे रिहान का क्या होगा। सुगदा की अब ऐसी अवस्था नहीं थी कि वो बच्चे को अकेले संभाल सकती। साथ ही चंद्रनाथ जी की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो इस जवाबदेही को ले सके। ऐसे में जया आगे बढ़ी और बड़ी हिम्मत करके उसने रिहान को गोद लेने की बात की।
उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सभी लोग खामोश हो गए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? मैं वादा करती हूँ कि रिहान की मैं जी जान से परवरिश करूँगी, उसे कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूँगी। लेकिन मैं इसे कानूनी तौर पर गोद लेना चाहती हूँ ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। विजय ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम जॉब करते हुए इस बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती हो? और नौकरों के भरोसे बच्चे को छोड़ना ठीक नहीं होगा। कावेरी के पति विजय ने जब ये बात कही तो कावेरी घूरकर उसे देखने लगी। आपसे किसने कहा भैया कि इस बच्चे को अपना बनाने के बाद मैं नौकरी करूँगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बच्चा चाहिए। आज मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि बच्चों की किलकारी के बिना सारी खुशियाँ अधूरी है। माँ बनना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख होता है। मैं नौकरी से रिज़ाइन कर दूँगी। जया का आत्मविश्वास देखकर विजय के साथ साथ मनीष को भी बहुत खुशी हुई। वही कावेरी का चेहरा उतर गया। चंद्रनाथ और सुखदा भी सारी बातें सुन रहे थे। उन दोनों को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अलीना के साथ साथ कावेरी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बच्चे को गोद लेने का तो सिर्फ बहाना है। असल में तो जया और मनीष की नज़र हरीश की प्रॉपर्टी पर है। बच्चे को गोद लेने के बाद आखिर सारी प्रॉपर्टी इन्हें जो मिल जाएगी। उन दोनों की बात सुनकर मनीष और जया तड़प उठे। शर्म आनी चाहिए आप सबको ऐसी बातें करते हुए। और अगर आप लोगों के मन में ऐसी बात है तो यहाँ इसी वक्त सभी लोग मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वकील को बुलाकर अभी एक ऐसा बिल बनाया जाए जिसमें सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम कर दी जाए, जो इस बच्चे के बालिग नहीं बल्कि इसकी शादी के बाद इसे ये सारी प्रॉपर्टी मिले। मनीष और जया की बात सुनकर कावेरी ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखा और बोली, बात तो फिर भी वही है ना कि आखिर सारी प्रॉपर्टी जाएगी तो तुम्हारे हिस्से ही। भाभी, आप शायद इस बात को भूल रही है कि अगर इस बच्चे को मैं गोद नहीं भी लेती हूँ तो भी सारी प्रॉपर्टी का मालिक वही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा कोई और बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मुझे सोचना पड़े। इस बार जया की बात सुनकर सभी लोग खामोश हो गए। चंद्रनाथ और सुखदा को भी उसकी बात सही लगी। अगले दिन वकील को बुलाकर चंद्रनाथ जी ने अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ हरीश के हिस्से की भी सारी प्रॉपर्टी का वारिस रिहान को बनाया। साथ में ये शर्त रखवा दी कि ये सारी प्रॉपर्टी उस वक्त मिलेगी जब वो 28 साल का हो जाएगा। इसके साथ ही जया और मनीष केयर टेकर के रूप में सारी देखभाल करेंगे। जया तो नन्हे रिहान को गले से लगाकर बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे सारे ज़माने की खुशियाँ मिल गई हो। उसे कलेजे से लगाते ही उसके दिल को ठंडक पहुँच गई थी और बिना माँ बने ही मातृत्व का एहसास जग गया था। वही दूसरी ओर अलीना के साथ साथ कावेरी का मुंह बन गया था। विजय का बस चलता तो वो ही उस बच्चे को गोद ले लेता, लेकिन उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि कावेरी ने तो साफ साफ बच्चे के लिए मना कर दिया था। धीरे धीरे सभी लोग लौट गए। खास तौर से रिहान के जाने के बाद तो सुखदा को पूरी दुनिया ही अंधेरी नजर आने लगी थी। एक बार उसके मन में आया कि वो भी अपने बेटे बहू और पोते के साथ चली जाए, लेकिन अब तक वो अपने दूसरे बेटे बहू के घर में इतना अपमान सह चुकी थी कि इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई। चंद्रनाथ जी उसके मन की बात समझ रहे थे। भाभी, अब हमें अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी मौत का इंतज़ार करना होगा, वो भी बिल्कुल अकेले। उसकी बात सुनकर सुखदा रो पड़ी। चंद्रनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए भीगी हुई आवाज़ में कहा। उनके शब्द ही उनकी तकलीफ बता रहे थे। सुखदा बेचारी क्या कहती, वो तो जीते जी मर चुकी थी। पहले पति का साथ छूटा, फिर बच्चों ने अपने असली रंग दिखाए। अब तो उनके जीने का आखिरी सहारा उनका छोटा बेटा हरीश भी इस दुनिया से जा चुका था। इतना होने पर भी कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि हरीश और रिधि की संतान रिहान सुरक्षित हाथों में था। सुखदा ने जया की आंखों में माँ की ममता देख ली थी, इसलिए उसे अब उसकी कोई चिंता नहीं थी। कुछ दिनों के बाद चंद्रनाथ जी भी वापस दिल्ली चले गए। बीच बीच में आकर वे बिजनेस के साथ साथ सुखदा का भी हाल समाचार पता करते रहते थे। घर के सभी पुराने नौकरों पर घर की देखभाल के साथ साथ सुखदा की भी जिम्मेदारी दी गई थी। राधेश्याम, जमुना, रामशरण, गोविंद और रधिया, ये सब के सब घर के साथ साथ सुखदा का भी पूरा ख्याल रखते। इतने बड़े घर में सुखदा पागलों की तरह घूमा करती। दिन भर वो पूजा पाठ और मंदिरों में बिताया करती, लेकिन रात को तो घर पर आना ही होता था। जैसे वो बिस्तर पर जाती, उसे अपने बेटे बहू की याद आने लगती और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। वो इस बात को कैसे भूल सकती थी कि उसके 7 बेटों में सिर्फ एक हरीश ऐसा था
जिसने अपनी माँ के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया था। मन का दुख तन पर भी भारी पड़ा। सुगदा धीरे धीरे बीमार रहने लगी। उधर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि चंद्रनाथ जी भी रात को अच्छे भले सोए, लेकिन सुबह का सूरज नहीं देख सके। रात में ही न जाने किस घड़ी में उन्हें हार्ट अटैक आया और वो नींद में ही चल बसे। सुगदा को इस बात की खबर लगी तो उसने अपने बेटों को इस बात की खबर दी। सभी तो नहीं, लेकिन अजय, रणविजय और मनीष तीनों चंद्रनाथ जी की मृत्यु की खबर सुनकर पहुंच चुके थे। मनीष और विजय ने रिहान के साथ चंद्रनाथ जी की अंतिम क्रिया की सारी रस्में निभाई। नन्हे से रिहान के हाथों चंद्रनाथ जी की चिता पर लकड़ी डलवाई गई और मनीष ने उसका हाथ पकड़कर ही उन्हें मुखाग्नि भी दिलवाई। सुगदा सोच रही थी, चाहे जो भी हो, लेकिन चंद्रनाथ जी भाग्यशाली थे जिन्हें अपने नाती के हाथों मुखाग्नि नसीब हुई, वरना उसके पति तो पोता पोतियों का मुंह देखने के लिए तरस कर रह गए और अब पता नहीं उसे भी अपने पोता पोतियों के हाथों लकड़ी नसीब होगी या नहीं। चंद्रनाथ जी की 13वीं संपन्न होने के बाद उनके वकील ने उनकी वसीयत सबको पढ़कर सुना दिया, जिसमें उनके तमाम संपत्ति का वारिस उनके नवासे रिहान को बनाया गया था। वसीयत के मुताबिक अब समय समय पर ट्रस्ट के द्वारा ही सारी प्रॉपर्टी की देखभाल होनी थी। धीरे धीरे सारे मेहमान जा चुके थे। न जाने क्यों इस बार उसके सभी बेटे खामोश थे। वह अपनी माँ की तकलीफ समझते थे, लेकिन अपनी अपनी पत्नियों के स्वभाव को जानते हुए अपने घर में महाभारत नहीं खड़ी करना चाहते थे। बड़ी हिम्मत करके इस बार मनीष और जया ने सुगदा से आग्रह किया, मम्मी, अब तो जया ने भी नौकरी छोड़ दी है। वो घर पर रहकर ही रिहान की देखभाल करती है। ऐसे में आप हमारे साथ बेंगलोर चलिए, आपका भी मन लगा रहेगा और रिहान को भी दादी का प्यार मिलता रहेगा। मनीष की इस तरह कहने से पल भर के लिए सुगदा का मन भी डोल गया कि वो एकाकीपन की सज़ा काटने की बजाय क्यों न बच्चों के साथ अपना अंतिम समय गुजार ले। लेकिन फिर अगले ही पल जैसे उन्हें गुजरा हुआ वक्त याद आया तो उन्होंने मनीष के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। माफ़ करना बेटे, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे किसी भी बच्चों को ज़िंदगी में कोई परेशानी खड़ी हो। तुम्हारे पापा के जीते जी तो मैं अपने गाँव नहीं जा सकी, लेकिन अब मैं अपने गाँव जाना चाहती हूँ। वहाँ जाकर तेरे पिता और तेरी दादी की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। आपको गाँव छोड़े हुए कितने साल बीत चुके हैं, शायद आपको ये भी याद नहीं होगा। इतने सालों के बाद तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा होगा। आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? मनीष और विजय ने उन्हें गांव जाने से मना करते हुए कहा। अजय और रणविजय ने भी अपनी सहमति जताई। इतने सालों में न जाने हमारे पुराने घर का क्या हुआ होगा, वहाँ की ज़मीन जायदाद को क्या हुआ होगा। आप वहाँ जाकर ये सब कैसे संभाल पाएंगी? अपने बेटों की बात सुनकर सुगदा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। घबराओ मत, गांव में तुम्हारे ताऊजी का परिवार है। उनके रहते कोई भी हमारी ज़मीन को नहीं हड़प सकता है। जो भी होगा उन्हीं के पास होगा। और वैसे भी उस समय मुखिया जी को तेरी दादी माँ ने सब कुछ समझा दिया था। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है, मैं वहीं जाकर बाकी के काम देखूंगी। अपनी माँ की जिद देखकर सभी चुप हो गए। जाने से पहले रणविजय ने गोविंद को अच्छी तरह समझा दिया था। देखो गोविंद, माँ जब भी गांव जाना चाहे तुम उनके साथ जाओगे और वहाँ रहकर उनकी देखभाल करने के साथ साथ वहाँ की हर पल की रिपोर्ट हमें दोगे। गोविंद ने हमें सिर हिला दिया। देखते ही देखते एक बार फिर से पूरा घर खाली हो चुका था। सभी लोग वापस लौट चुके थे। सुगदा के साथ रह गया था तो सिर्फ अतीत की यादें और एक गहरा सन्नाटा। सबके जाने के बाद वो काफ़ी देर तक फूट फूट के रोती रही। फिर वो धीरे धीरे अपना ज़रूरी सामान समेटने लगी ताकि वो गांव जा सके। अब पल भर भी यहाँ रुकने की इच्छा नहीं थी उसकी। एक बार फिर से सुगदा का अतीत उसके सामने किसी चलचित्र की तरह चल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सास उसके सामने खड़े होकर गुजरे हुए वक्त का हिसाब मांग रही हो। सुगदा ने मन ही मन एक निश्चय किया और गांव जाकर वहां के कामों की लिस्ट तैयार करने लगी। 2-4 दिन के बाद उसने गोविंद से गांव जाने के लिए टिकट लाने को कहा। अम्मा जी, घर में इतनी गाड़ियां हैं तो फिर आपको ट्रेन से जाने की क्या ज़रूरत है? भाई जी ने तो कहा है कि आपकी सुविधा का ध्यान रखे, इसलिए आप गाड़ी से ही चलिए। नहीं गोविंद, इतने सालों में गांव की क्या हालत है ये मुझे भी नहीं पता। अब मुझे इस धन संपत्ति का कोई मोह नहीं रह गया है। मैं जैसे गांव से आई थी वैसे ही वापस जाना चाहती हूँ। सुगदा ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपने कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान समेटने लगी। अपनी मालकिन की इच्छा अनुसार गोविंद ने टिकट करवा लिया था
और देखते ही देखते उनके जाने का दिन भी आ गया था। घर के सारे नौकर रो रहे थे। जमुना और राधा तो उनसे लिपट लिपट कर ऐसे रो रही थी मानो किसी बेटी की विदाई हो रही हो। तुम लोग इस तरह से क्यों रो रहे हो? देखो, मेरे जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। इस घर में मेरे सभी बच्चों के साथ साथ मेरी पति की भी यादें जुड़ी है। आज से यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को सौंपती हूँ। इतना कहकर सुखदा ने अपना सामान लिया और अपने पति के साथ साथ हरीश और रिधि की तस्वीर भी अपने सीने से लगाकर घर से निकल गई। स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से गोविंद ने भाड़े की गाड़ी कर ली और गांव के लिए निकल पड़ा। सुखदा ने गांव का नाम और पता बता दिया था। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी। सुखदा बाहर का दृश्य देखते हुए सोच रही थी कि इतने वर्षों में यहाँ भी सब कुछ बदल चुका है। कच्चे मकान की जगह अब पक्के मकानों ने ले ली थी। सड़कें भी अब कच्ची नहीं रही। गांव में अब बिजली भी आ चुकी थी। सुखदा को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसका घर कहाँ पर था। दिमाग पर जोर देने पर उसे याद आया कि उसके घर के आधा किलोमीटर की दूरी पर ही एक शिव मंदिर था और तालाब था। वही सड़क की दूसरी ओर उसके जेठ का मकान था। इसी सहारे उसने जगह की पहचान की। जब अपने घर की दहलीज पर खड़ी हुई तो सुखदा की आंखों में आंसू आ गए। कच्ची चार दीवार गिर चुकी थी। उस लंबे चौड़े आंगन में घास फूस हो गए थे। एक किनारे कुछ सब्जियों के पौधे लगे हुए थे जहाँ कोई औरत झुकी उनमें सब्जियां तोड़ रही थी। उसका ईंटों का कच्चा मकान ढहने की स्थिति में था। एक कमरे को छोड़कर बाकी दीवारें गिर चुकी थी। जो कमरा बचा था उस पर लगी खपरेल की छत टूटकर घुस चुकी थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं अम्मा जी, इस जंगल में कैसे रहेंगी आप? मैं अभी भैया जी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर रहने लायक कुछ भी नहीं है। हमें इसी वक्त यहाँ से लौट जाना चाहिए। गोविंद ने चारों तरफ देखते हुए घबराकर कहा। कल तक आलीशान महल में ठाठ से रहने वाला नौकर भी इस बात की कल्पना से डर रहा था कि वो इस टूटी फूटी झोपड़ी और इस घने जंगल में कैसे रहेगा। मगर सुखदा को जरा सी भी घबराहट नहीं महसूस हो रही थी। वो गोविंद की बात सुनकर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो बेटा, अगर तुझे जाना है तो चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहकर ही मैं अपने पति और उसकी माँ के सपने को पूरा कर सकती हूँ। गोविंद तो सचमुच पल भर के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। उसने सोचा, मगर मैं मालकिन को इस हालत में छोड़कर चला जाता हूँ तो क्या पता छोटे मालिक नाराज होकर मुझे नौकरी से निकाल दे। इसलिए वो मन मारकर रुक गया। सुखदा अभी गोविंद से बातें कर ही रही थी कि तभी सब्जी तोड़ती हुई औरत उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई। सुखदा ने देखा कि उस औरत के चेहरे पर घूंघट था और हाथ में टोकरी थी। उसमें उसने कुछ सब्जियां तोड़ रखी थी। आप लोग कौन है अम्मा जी, और यहाँ क्यों आई है? आज से पहले तो हमने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। उस महिला ने बड़े प्रेम से सुखदा से पूछा। मैं इस घर और ज़मीन की मालकिन हूँ। वर्षों के बाद, या फिर ये कहूँ कि एक युग के बाद यहाँ आई हूँ और अब मैं यहीं रहूँगी। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम कौन हो बेटी? सुखदा की बात सुनकर उस औरत ने सब्जी की टोकरी एक तरफ रख दी और झट से उसके पैर छू लिए। आप शायद सुखदा काकी है। आज से पहले मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, लेकिन अम्मा जी और मेरे पति आप लोगों की बातें ज़रूर करते हैं। इतना कहते हुए उसने झुककर सुखदा के पैर छू लिए। उसके बाद उसने गोविंद से सारा सामान लेकर अपने पीछे आने को कहा और थोड़ी दूर स्थित उन दोनों को लेकर अपने घर चली गई। ये तू अपने साथ किसको लेती आई है? कौन है ये सब? बाहर दलान में बैठी हुई एक बहुत बूढ़ी औरत ने कहा। उस बूढ़ी औरत की उम्र कम से कम 90-95 साल की जरूर रही होगी। सुखदा ने देखा कि दलान के ओसारे पर चौकी में बैठी हुई वो हाथ का पंखा झल रही थी। समय के प्रभाव से चेहरे पर झुर्रियाँ अवश्य आ गई थी, लेकिन फिर भी सुखदा ने पहचान लिया। वो उसकी सासू माँ कैलाशी की जेठानी सैदई थी। सुखदा ने आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहा, पाँव लागू काकी। कौन है तू? हमने तो को पहचाना नहीं। इतना कहते हुए उसने अपने पाँव पीछे कर लिए। काकी, हम है सुखदा। कहीं तू कैलाशी की बहुरिया तो नहीं? इतना कहते हुए उसकी आवाज़ कांपने लगी। सुखदा की हाँ में सिर हिलाने से बड़ी मुश्किल से वो सरक कर आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी अंदर से एक सुखदा की हम उम्र महिला बाहर निकल कर आई और आकर सारी बातें सुनने लगी। जैसे उसे ये मालूम हुआ कि वो कैलाशी काकी की बहू है, तो उसने भी आगे बढ़कर बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और अपने पति को आवाज़ देने लगी।
अजी सुनते हो, जरा बाहर तो निकलो, देखो तो कौन आया है। सेदई काकी की बहू रुक्मणी ने अपने पति को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर जैसे नरेश बाहर निकला तो थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उसने सुगदा को पहचान लिया। तुम तो सुगदा भोजी हो ना, आज एक युग के बाद गांव की कैसे याद आ गई। नरेश ने आगे बढ़कर पैर छूते हुए कहा। आ गई हूँ देवर जी, अब की बार हमेशा के लिए आई हूँ। आपके भैया और अम्मा जी के सपनों को पूरा जो करना है। सुगदा की बात सुनकर नरेश की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, अरे अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है। जल्दी से भोजी के लिए चाय पानी का प्रबंध करो। और हाँ, भोजी अब यहीं रहेगी। नहा धोकर विश्राम करने के बाद सुगदा को पता चला कि उसके चाचा ससुर सोहन लाल की मृत्यु हो चुकी है और चाची सास बाहर बरामदे में पड़े पूरे घर का हालचाल देखती रहती है। उनका बेटा नरेश और बहू रुक्मणी मिलकर घर और खेती बाड़ी का काम देखते हैं। नरेश का बेटा रमेश था और उनकी पत्नी शीला थी। दोनों मिलकर घर का काम देख रहे थे। अभी अभी रमेश की पत्नी शीला ही उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। खाना पीना खाने के बाद सुगदा आराम करने लगी थी। वही सेदई के बेटे बहू आपस में कुछ बातें कर रहे थे। गोविंद के रहने की व्यवस्था बाहर के दलान में कर दी गई थी। वो मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रहा था। शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए अचानक से उसे इस माहौल में रहना पड़ रहा था। मगर वो क्या करता। अपने छोटे मालिक के हुक्म के मुताबिक वो सुगदा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। थकी हारी सुगदा को लेटते ही नींद आ गई थी। काफ़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि